Hello friends, this is Dimple Titra and you are welcome in new episode of स्वीकृति। तो चलिए आइए आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। स्वीकृति, कहानी आत्मग्लानि की, पार्ट 19। करीब 2 महीने बाद एक सुबह, विक्की तूने बताया नहीं, तुझे वो नोएडा वाला प्लॉट पसंद आया या नहीं? माँ सोफे की धूल पोंछती हुई बोली। प्लॉट तो बढ़िया है पर दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर है, आपको नहीं लगता? मैंने टीवी पर नज़रें गड़ाए हुए कहा। दूर तो है पर क्या फ़र्क पड़ता है? माँ सोफे के कवर ठीक कर रही थी। पड़ता तो है क्योंकि वहाँ अभी ना बाजार की सुविधा है और ना कुछ और ही। पर बेटा, हमें सारी सुविधाएं थोड़ी ना मिल सकती हैं। गाड़ी है तो हमारे पास, महीने में एक बार उससे चले जाया करेंगे और सारा सामान एक साथ ले आया करेंगे। हमें अपना बजट भी तो देखना होगा। फिर तुझे मकान भी तो काफ़ी बड़ा चाहिए जिसमें गार्डन भी हो। वैसे भी दिल्ली में गार्डन के मकान हमारी पहुंच में नहीं आने वाले। इतना कहते ही वह किचन में चली गई। अगर ऐसा है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से ही कह रहा था। मैंने पीछे पीछे किचन में जाकर यह बात कही। उस दिन अंजलि का हाफ डे था तो मुझे ठीक 2 बजे उसके कॉलेज पहुंचना था। वो अपने कॉलेज के पास वाले बस स्टैंड पर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। उस दिन उसने राजस्थानी प्रिंट वाली मरून कुर्ती पहन रखी थी। हमेशा की तरह उसे देखते ही मैं खुश हो गया। मैंने उसके साथ हंसी ठिठोली करने के इरादे से गाड़ी झटके से बिल्कुल उसके पैरों के पास जाकर रोकी। क्या कर रहे हो विक्की, मुझ पर ही चढ़ाओगे क्या? वो उछलकर पीछे हटती हुई बोली। तुम पर कोई गाड़ी चढ़ा दे, उससे पहले सड़क पर मैं खुद ना लेट जाऊं? मैंने खिड़की में से बाहर सिर निकाल कर कहा। इस बात पर हंसते हुए अंजलि ने गाड़ी में बैठने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोला तभी वहाँ शालिनी आ धमकी। अंजलि अंजलि, वो हाफती हुई बोली। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ दूरी से दौड़ कर आई हो। अरे सांस तो ले ले। अंजलि गाड़ी में बैठते हुए रुक गई। यार, तुम लोग तो मेरे घर के पास से ही निकलोगे तो प्लीज़ मुझे भी छोड़ देना। गर्मी बहुत है, इस लंच टाइम में तो बस भी जल्दी से नहीं मिलेगी। तुम्हारे साथ एसी में आराम से पहुंच जाऊंगी, शालिनी बदहवास सी होकर बोली। ये तीसरी बार था जब शालिनी का सामना मुझसे हुआ था। इन सब बातों के दौरान मैंने उसकी तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। अंजलि का मोम जैसा दिल उसकी इस बात पर पिघल गया और वो झट राज़ी हो गई। अंजलि ने आंखों ही आंखों में मुझसे इस बात पर रजामंदी मांगी। मैं कुछ कह पाता उससे पहले उसने खुद शालिनी को गाड़ी में बैठने के लिए कह दिया। शालिनी ठीक मेरे पीछे वाली सीट पर आकर बैठी। रास्ते में जब भी मैं रियर व्यू मिरर में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए नज़र उठाता तो शीशे में पहले से शालिनी नज़र गड़ाए हुए मेरी तरफ ही देख रही होती। मैं उसकी इन हरकतों को बहुत अच्छी तरह समझ रहा था, पर मैं भी उसे ऐसे जता रहा था जैसे मैं उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा। और अंजलि, तुम लोग सीधा घर जाओगे या कहीं और? शालिनी ने सवाल किया। नहीं, पहले हम मैकडी जाएंगे, कुछ देर वहां बैठकर घर चले जाएंगे। वैसे तू भी चल हमारे साथ, जल्दी घर जाकर क्या करेगी? कल कोई टेस्ट वगैरह भी नहीं है, बोली अंजलि दोस्ती निभाने की कोशिश में बोली। नहीं यार, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। ये कहते ही फौरन शालिनी ने शीशे में मेरी तरफ देखा। अरे चलना यार, इतने नखरे ना कर। मुझे पता है संदीप भी दिल्ली में नहीं है तो फिलहाल उससे मिलने का भी कोई बहाना नहीं चल सकता। अंजलि बड़े सीधे सच्चे मन से उसे जोर देकर राजी करने लगी। अंजलि, जब उसका मन नहीं है तो रहने दो, शायद वो थक गई है इसलिए आराम करना चाहती है। मैंने किसी तरह शालिनी का हमारे साथ आना टालने की कोशिश करते हुए कहा। मेरे कहते ही वो लपक कर बोली, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, चलो तुम लोग जब इतना जोर दे रहे हो तो चल लेती हूँ। जैसे ही शालिनी ने चलने को हाँ भरी तो मैंने एक बार तीखी नज़रों से अंजलि की तरफ देखा, पर शायद वो मेरी नज़र से यही अंदाज़ा लगा पाई जैसे मुझे सिर्फ इस बात का बुरा लग रहा है कि शालिनी हमारी तन्हाई में ज़बरदस्ती घुस गई थी, जबकि असल बात तो ये थी कि मुझे उस वक्त किसी और को ले जाना मंजूर था पर उस शालिनी को नहीं, क्योंकि उसके इरादे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे थे। मुझे वो एक टाइम बॉम्ब जैसी महसूस हो रही थी जिससे दूर रहना ही एकमात्र सही रास्ता था।
मैकडी पहुंचकर हम टेबल पर आराम से खा पी रहे थे। तभी अंजलि ने कोल्ड कॉफ़ी की इच्छा जाहिर करी। मैं लेकर आता हूँ। मैं अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो भी नहीं पाया था कि अंजलि एकदम से बोली, नहीं विकी, तुम बैठो। इतनी देर खड़े रहकर तो तुम अभी ऑर्डर लाए हो। बैठो, मैं लाती हूँ। अंजलि ने फिर शालिनी की तरफ देखा और उससे बोली, शालिनी, तुझे भी कुछ और खाना है? शालिनी ने एक दो सामान और अंजलि को बता दिए। अरे यार, तुम कहाँ लाइन में धक्के खाओगी, मैं जा रहा हूँ ना, मैंने कहा। देखा अंजलि, इनको तो ये भी यकीन नहीं कि तू एक खाने का ऑर्डर भी ले आएगी। बिल्कुल ही बच्ची समझते हैं तुझे। शालिनी ने अपना पासा फेंका और अंजलि को ही ऑर्डर लाने के लिए उकसा दिया। जी नहीं, तुम यहीं बैठो, अभी ऑर्डर लाकर इनको गलत साबित करती हूँ। ये कहकर अंजलि काउंटर की तरफ चली गई। अरे मैंने क्या कहा, सुनो तो। मैं पीछे से पुकारता रह गया, पर अंजलि जा चुकी थी। चली गई वो, जाने दो उसे, शालिनी मुस्कुराकर बोली। तो मैंने हल्की सख्त निगाहों से उसे देखा। उस दिन वहाँ भीड़ काफ़ी थी, तो ऑर्डर के लिए लाइन लंबी थी। यहाँ टेबल पर मैं मजबूरन शालिनी के साथ बैठा था। मैंने अपना फ़ोन निकाला और ध्यान उसमें ही लगा लिया। क्या बात है विक्की, तुम मुझे नज़रअंदाज क्यों करते हो? शालिनी शुरू हो गई। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने उसकी तरफ नज़र उठाए बिना ही जवाब दिया। ऐसा ही है, तुम तो मुझसे ऐसे दूर भागते हो जैसे मैं तुम्हें पकड़कर बिठा लूंगी। वो व्यंग्यात्मक अंदाज में मुस्कुराती हुई भौवे चढ़ाकर बोली। शालिनी, तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने भी बनावटी मुस्कान के साथ उसकी तरफ एक नज़र देखकर कहा। विकी, मुझे पता है कि तुम अंजलि से प्यार करते हो, तो जैसे मैं अंजलि की दोस्त हूँ वैसे तुम भी मुझे अपना दोस्त मान सकते हो। बाकी बेफिक्र रहो, मेरा और कोई इरादा नहीं। और यह कहकर वो हंस पड़ी। उसकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। इतने में अंजलि वापस आ गई। बातें करते करते अचानक शालिनी बीच में बोली, वैसे अंजलि, अगर तू मेरी दोस्त ना होती तो विकी जैसे लड़के के लिए एक बार मैं भी जरूर कोशिश करती। ये कहकर वो फिर से ठहाका मारकर हंस पड़ी। विकी, तुम इसकी बातों पर ध्यान न दिया करो, ये पागल है, मजाक में कुछ भी बोल देती है, अंजलि हंसकर बोली। उस दिन मेरा शालिनी को लेकर विचार थोड़ा बदल गया। मुझे उस दिन यही समझ आया कि शालिनी एक आज़ाद ख्याल लड़की है, इसलिए जो दिल में आता है बोल देती है। अंजलि जैसी नज़ाकत उसको नहीं आती। उस दिन मुझे उसका ये बेबाक अंदाज थोड़ा अच्छा लगा और मैं उसके प्रति पहले से थोड़ा सहज हो गया। कुछ दिन बाद मेरे घर वालों ने वो प्लॉट खरीद लिया और भूमि पूजन के दिन अंजलि भी हमारे साथ गई। देख विकी, मैं चाहती हूँ ये घर बहुत सुंदर और मजबूत बने बेटा, इसलिए मैं ये काम किसी और पर नहीं छोड़ना चाहती। रही बात तेरे पापा की, तो इनके बस का कहाँ है यूँ निगरानी रखकर मकान बनवाना, माँ ने कहा। हाँ तो ठीक है, मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लेता हूँ और बढ़िया से बढ़िया सामान खुद अपने आप मंगवा कर दे दूंगा ताकि मकान में कोई कमी ना रहे। मैंने वहीं प्लॉट की ज़मीन पर खड़े होकर ये बातें कही। नहीं, मैं चाहती हूँ तो कुछ दिन शोरूम का काम गौतम जी पर डाल के वहाँ से फारिग हो जा, ताकि यहाँ रोज़ अपने सामने खड़े होकर सारा काम करा सके। अरे माँ, गौतम जी अकेले कैसे संभालेंगे सब? तू कोशिश कर विकी, ये घर मेरा भी सपना है। देख, मकान बार बार नहीं बनते। रही बात काम की, तो वो तो जीवन भर करना है, और वैसे भी एक ही मंजिल तो बनेगी, तो 2-3 महीने की ही बात है। माँ, आप नुकसान करवाओगी, मैंने झुंझलाकर कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा, माँ ने कहा। इस बात का कोई आखिरी फैसला हुए बिना ही हम घर वापस आ गए। कुछ दिन बाद अंजलि के फाइनल इम्तिहान आ गए और उसका एग्ज़ाम सेंटर उसके घर से काफ़ी दूर पड़ा था। विक्की, मैं सुबह 8:30 बजे तक इतनी दूर कैसे पहुंचूंगी? अरे, जब बंदा हाजिर है तो मलिका को फिक्र करने की क्या ज़रूरत, मैंने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा। उस समय यह तय हुआ कि उसके सभी इम्तिहान में लाने ले जाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। पहले इम्तिहान वाले दिन मैंने अंजलि को ठीक समय पर उसकी कॉलोनी से लिया और सेंटर की तरफ चल पड़े। रास्ते में कुछ 6-7 किलोमीटर बाद ही वो बोली, विक्की, अब जो बस स्टैंड आएगा वहाँ रोक लेना। क्यों? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, बस तुम रोक देना। ये तो वही बस स्टैंड है ना जहाँ हमने शालिनी को 1-2 बार छोड़ा था? कहीं तुमने उसको भी तो नहीं न्योत दिया? मैंने आंखें फैलाकर हैरानी जताते हुए कहा। हाँ, कोई बात नहीं ना, वो भी टाइम से पहुंच जाएगी, अंजलि मुंह सिकोड़कर मुस्कुराकर बोली। मुझे अंजलि पर उस दिन थोड़ा सा गुस्सा आ गया। क्या यार,
जब देखो इस शालिनी को बीच में घुसा लेती हो। प्लीज़ विक्की, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो मेरी इस प्रतिक्रिया पर वो मुंह बनाकर खिड़की के बाहर देखने लगी। तभी मुझे ख्याल आया कि पेपर में जाने से पहले उसका मूड खराब होना अच्छी बात नहीं। अच्छा ठीक है, अभी रोक लूँगा। जब हम उस बस स्टैंड पर पहुंचे तो शालिनी पहले से ही वहाँ खड़ी हमारा इंतज़ार कर रही थी। गाड़ी रुकते ही वो फौरन अंदर आकर बैठ गई। उस दिन उसने मुझसे हेलो कहा और मैंने भी हाय के साथ जवाब दे दिया। सेंटर पहुंचने तक वो दोनों ही अपने अपने नोट्स पढ़ने में व्यस्त रही और मैं चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। वादे के मुताबिक मैं दोपहर को उन्हें लेने भी पहुंचा। तब भी शालिनी कुछ बोली नहीं और बस चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रही। मुझे उसके अब तक के रवैये के मुताबिक उसका उस दिन का व्यवहार कुछ अजीब लगा। ऐसा लगा जैसे वो अंदर ही अंदर किसी बात पर विचार कर रही हो। मैं समझ नहीं पाया था कि यह पेपर की चिंता थी या कुछ और। उसी रात करीब 10 बजे मेरे सेल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। हेलो, पहचाना? दूसरी तरफ से लड़की की आवाज़ आई। मैं वो आवाज़ सुनकर चौंक गया क्योंकि वो शालिनी थी। एकदम मेरे दिमाग में बिजली की तरह बस यही सवाल कौंधा कि इस वक्त इसने मुझे फ़ोन क्यों किया होगा।